बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 22 है उसका जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेंडल्स वर्क विद पायसम सैटिवम। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जीन्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, डोमिनेंट, रिसेसिव और जीन पूल, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मेंडल ने जो जेनेटिक्स के ऊपर अपने तजर्बात किए तो वो तजर्बात कैसे किए, किस पौधे पे किए, जो पौधे का नाम पायसम सैटिवम जिसे हम मटर भी कहते हैं, पी प्लांट। तो उसने मटर पे तजर्बात कैसे किए, कौन कौन सी खसूसियात स्टडी की। आज हम उसके वर्क के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल ने क्या काम किया था। फिर जो उसने कवानीन बनाए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में उनको डिस्कस करेंगे। आज हम जस्ट ये स्टडी करेंगे कि मेंडल ने जो काम किया है मटर के ऊपर तो वो काम क्या था। तो चलते हैं आज हम अपने लेक्चर की तरफ। व्हाट वाज द वर्क ऑफ मेंडल? ग्रेगर जोहन मेंडल 1822 से लेकर 1884 जो इसका लाइफ टाइम है, laid the foundation of classical genetics by formulating two laws of heredity। उसने विरासत के दो कवानीन बनाए थे और क्लासिकल जेनेटिक्स की बुनियाद रखी थी। दो कवानीन कौन कौन से थे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ही वाज अ प्राइस्ट, वो एक पादरी था। ही परफॉर्म्ड मैनी एक्सपेरिमेंट, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द गार्डन पी पायसम सैटिवम इन हिज मोनेस्ट्री गार्डन फॉर 11 ईयर्स। तकरीबन 11 साल तक उसने अपने घर में एक बाग बनाया हुआ था, उसमें उसने मटर को ग्रो करवाया था। तो मटर के ऊपर उसने तजर्बात किए, तकरीबन 11 साल उसने काम किया, 1854 से लेकर 1865 तक। 11 साल की मेहनत के बाद जो हम ये जो कवानीन पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अब उसने मटर पे तजर्बात किए थे, पायसम सैटिवम पे। तो वाई डिड ही यूज़ पायसम सैटिवम? उसने पायसम सैटिवम को क्यों इस्तेमाल किया, रीज़न क्या थी उसकी? तो पायसम सैटिवम की कुछ खसूसियात हैं। एक तो ये कि इट वाज वेरी इजी टू कल्टीवेट, इसको काश्त करना बहुत आसान है। एंड इट ग्रू वेल इन हिज गार्डन, तो उसके बाग के अंदर वो अच्छे तरीके से ग्रो करता था। इट्स फ्लावर्स वर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है जब किसी फूल के अंदर नर और मादा दोनों खसूसियात हों, ऐसे फूल को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं बाईसेक्सुअल। तो नॉर्मली तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन तजर्बे करके हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करा सकते हैं, यानी एक फूल से, एक पौधे से पोलन ग्रेन हम दूसरे पौधे में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर नेचुरली ये पौधा सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, इसी के फूल के पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे ही गिरते हैं एक पौधे के। तो इसलिए नॉर्मली ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, लेकिन हम तजर्बा करके क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करा सकते हैं। और क्या रीज़न थी पायसम सैटिवम की? एज द टाइम गैप बिटवीन जनरेशन वाज शॉर्ट। जनरेशन का टाइम गैप बड़ा शॉर्ट था, कुछ ही दिनों में, हफ्तों में नई नस्ल पैदा की जा सकती थी। मेंडल कुड रेज मैनी जनरेशंस ऑफ पी विद इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े से टाइम में। ज़ाहिर है जेनेटिक्स है, उसने खसूसी स्टडी करना है, खसूसियात अगली नस्ल में कैसे जाती हैं। अगर अगली नस्ल कोई साल साल, दो दो साल लग जाएँ तो फिर तो तजर्बा ही बड़ा मुश्किल हो कि भी नताइज आते आते सालों का वेट करना पड़ेगा। चूँकि कुछ ही दिनों में, हफ्तों में, मंथ्स में नताइज निकल रहे हैं, नई नई नस्लें पैदा हो रही हैं, तो फिर शॉर्ट टाइम है इसकी जनरेशन का, तो इसलिए इसको उसने चूज़ किया मटर को। फिर उसने जो खसूसियात स्टडी की, पी हैड मैनी शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रेड्स। इसकी कई खसूसियात ऐसी थी, उसमें ट्रेड्स जो थे जो स्टडी किए वो डिस्टिंक्ट ट्रेड थे, यानी हर ट्रेड की कम से कम जो है ना वो दो फिनोटाइप्स थी, दो हालतें थी और वाज़े डिफरेंस होता था। मिसाल के तौर पे अगर सीड की शेप है उसको हम स्टडी करें, इट हैड अ राउंड और रिंकल्ड फिनोटाइप, वो यहाँ तो गोल होता है या झुर्रियों वाला, वाज़े फ़र्क होता है। तो जब हम खसूसियात को स्टडी करेंगे तो हमें आसानी होती है ऐसी खसूसियात को स्टडी करना कि अगर हम राउंड पौधा है उसका क्रॉस करवाएं रिंकल्ड के साथ तो अगला पौधा राउंड पैदा होगा या रिंकल्ड।
तो हम आसानी से इसको स्टडी कर सकते हैं। कुछ क्योंकि ये कुछ जैसे इंसानों की अगर हम बात करें, हमारे जिस्म में तो कई खसूसियात ऐसी हैं जिनकी हालतें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी स्किन कलर है, तो स्किन कलर हमारा कितनी इसकी वेरिएशन है। अगर आपके सामने 20 लोग हों तो 20 के 20 लोगों की स्किन कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती, तो उसका हेरिडिटी स्टडी करना भी मुश्किल। जिस खसूसियात की सिर्फ एक या दो हालतें होती हैं, फिर उनको स्टडी करना भी आसान होता है। तो मटर को इन वजूहात की वजह से उसने स्टडी किया कि इसको काश्त करना आसान है, इसके फ्लावर हर्माफ्रोडाइट हैं, जनरेशन टाइम थोड़ा है, और हर खसूसियत के दो दो फिनोटाइप्स। अब ये आपके सामने एक टेबल है कि मटर की उसने कौन कौन सी खसूसियात स्टडी की थी। मेंडल ने तकरीबन जो है 7 ट्रेड्स उसके स्टडी किए थे। सीड शेप, सीड कलर, फली जो है पोड शेप, पोड का कलर, कलर, फ्लावर की लोकेशन, प्लांट का साइज़, और हर खसूसियत की दो हालतें थीं। सीड शेप है वो राउंड या रिंकल्ड था, सीड कलर येलो या ग्रीन था, पोड की शेप या इस तरह फैली हुई या इस तरह सुकड़ी हुई, इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड, पोड कलर ग्रीन या येलो, फ्लावर का कलर पर्पल या वाइट, फ्लावर की लोकेशन या तो वो ब्रांचेस के टिप्स पे था या मेन ब्रांच के टिप्स पे, एक्सियल या टर्मिनल, प्लांट का साइज़ या लंबे कद का होता है टॉल या प्लांट शॉर्ट होता है। तो ये दो दो हर खसूसियत की दो दो हालतें थी। मेंडल ने फिर अपने तजर्बात में जो वैरायटीज़ यूज़ की थी वो सारी मेंडल यूज़ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़। अपने तजर्बात में जो उसने पौधे इस्तेमाल किए थे वो ट्रू ब्रीडिंग किए थे। ही फर्स्ट एस्टेब्लिश ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़। हर खसूसियत की ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है? ए ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑलवेज प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। एक ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ऐसी वैरायटी होती है कि जिसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएं तो वो अपने जैसे ही पौधे पैदा करे। मतलब एक पौधा है, उसके बीज गोल हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं वो ट्रू ब्रीडिंग है कि नहीं है, तो उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएं। अगर अगली नस्ल भी गोल बीजों वाली पैदा हो तो इसका मतलब वो ट्रू ब्रीडिंग है। अगर हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएं लेकिन अगली नस्ल में 2-3 किस्म के बीज पैदा हो जाते तो हम कहते वो ट्रू ब्रीडिंग नहीं है। यानी ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट प्रोड्यूस ओनली राउंड सीड। सिमिलरली अगर रिंकल्ड सीड प्लांट है, झुर्रियों वाला पौधा है, अगर वो ट्रू ब्रीडिंग है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से हमेशा झुर्रियों वाला पैदा करें। तो मेंडल ने ये जो खसूसियात स्टडी की थी, हर खसूसियत की ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी लेता था कि राउंड है तो फिर ट्रू ब्रीडिंग राउंड है, येलो है तो ट्रू ब्रीडिंग येलो है, पोड की शेप इन्फ्लेटेड है तो ट्रू ब्रीडिंग इन्फ्लेटेड है, यानी उसकी अगली नस्ल भी इन्फ्लेटेड ही पैदा होगी। पर शर्त क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस नहीं। अगर उस पौधे के फूल के पोलन ग्रेन, ये है ना आपके सामने सेल्फ फर्टिलाइजेशन, उसी के पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिराए जाएं तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर उसी के पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिराए जाएं, इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन करने से वो अपने जैसे ही पौधे पैदा करे तो ऐसा पौधा ट्रू ब्रीडिंग होता है। मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ अपने एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल की थी। अब उसका एक्सपेरिमेंट था क्या? अब मतलब फ़र्ज़ करें वो सीड की शेप को स्टडी कर रहा है कि अगली नस्ल कैसी पैदा होती है, हेरिडिटी। तो वो क्या करता था, एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट लेता था। राउंड सीडेड प्लांट, ऐसा प्लांट जिसके बीज राउंड है, ट्रू ब्रीडिंग है, उसका क्रॉस करवाया एक ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड के साथ। यानी राउंड भी ट्रू ब्रीडिंग है, रिंकल्ड। ट्रू ब्रीडिंग मतलब कि राउंड जो है अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएं राउंड ही पैदा करे, रिंकल्ड जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएं तो रिंकल्ड ही पैदा करे। फिर उसने क्रॉस फर्टिलाइजेशन की, यानी राउंड ट्रू ब्रीडिंग की रिंकल ट्रू ब्रीडिंग के साथ क्रॉस करवाया। तो चूँकि ये अब पेरेंट्स हैं राउंड और रिंकल्ड, तो इसको उसने कहा फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन यानी P1। और इनसे जो आगे बच्चे पैदा हुए, अगली नस्ल पैदा हुई, ऑफस्प्रिंग अगली नस्ल, उसको उसने F1 का नाम दिया, यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब ये आपके सामने फ़र्ज़ करें ये उसका राउंड सीडेड प्लांट्स का क्रॉस किसके साथ करवाया? रिंकल्ड के साथ। तो राउंड जो है और रिंकल्ड का जब क्रॉस करवाया, राउंड और रिंकल्ड के क्रॉस करवाने से जो अगली नस्ल पैदा हुई सारी राउंड पैदा हुई थी। इससे ये जाहिर हुआ कि राउंड जो है डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है। क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन से राउंड तो राउंड ही पैदा करता है, रिंकल्ड भी रिंकल्ड ही पैदा करता है। लेकिन जब राउंड का रिंकल्ड से क्रॉस करवाया तो सारे राउंड पैदा हुए। देखें कि
इसलिए राउंड को उसने कैपिटल आर से ज़ाहिर किया और रिंकल्ड को स्मॉल आर से ज़ाहिर किया। कैपिटल मतलब डोमिनेंट, स्मॉल आर मतलब रिसेसिव। जब कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर से कराएंगे तो जाहिर है कैपिटल आर और स्मॉल आर ही प्रोड्यूस होने, और कैपिटल आर शो होता है, स्मॉल आर शो ही नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो दो क्यों हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हर खसूसियत के कम से कम दो जीन्स होते हैं। अब एक पौधा राउंड है, उसके अंदर अगर वो ट्रू ब्रीडिंग राउंड है उसके अंदर दो कैपिटल आर होंगे, अगर वो ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड है उसके अंदर दो स्मॉल आर होंगे। तो ट्रू ब्रीडिंग राउंड का जब ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड से क्रॉस करवाया तो सारी नस्ल देखें कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये पुनेट स्केयर है, ये पुनेट एक साइंसदान था, उसने जेनेटिक्स में फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए एक स्केयर ड्रा की थी कि भाई हम इस तरीके से चांसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक जानदार के गैमीट हम ऊपर लिख लेते हैं, दूसरे जानदार के गैमीट एक साइड पे लिख लेते हैं और फिर हम उनके क्रॉस करवाते हैं। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर तो मिले तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जाहिर है राउंड और रिंकल्ड का क्रॉस करवाया तो सारे रिंकल्ड पैदा हुए। तो ऑल F1 ऑफस्प्रिंग्स वर राउंड पेरेंट्स की तरह। रिंकल्ड फिनोटाइप नज़र ही नहीं आई। इसका मतलब है राउंड डोमिनेटेड रिंकल्ड, के राउंड ने रिंकल्ड को डोमिनेट किया। इसकी डोमिनेंस भी कंप्लीट थी क्योंकि कोई ऑफस्प्रिंग ऐसा नहीं पैदा हुआ कि जो दरमियाना हो, कि थोड़ी सी झुर्रियाँ हो या थोड़ा सा गोल हो। बिल्कुल ही गोल पैदा हुआ, झुर्रियों वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो उसने कहा जो F1 में नज़र आएगा ट्रेट वो डोमिनेंट होगा। तो और जो ट्रेट F1 में शो नहीं हुआ उसको उसने रिसेसिव का नाम दिया। तो रिसेसिव को हम स्मॉल आर से ज़ाहिर करते हैं और डोमिनेंट को हम कैपिटल आर से ज़ाहिर करते हैं। तो ये था इसका पहला क्रॉस कि ट्रू ब्रीडिंग राउंड का रिंकल्ड से क्रॉस कराया तो सारे राउंड पैदा हुए। मेंडल ने फिर एक स्टेप आगे भी किया। फिर उसने ये जो F1 जनरेशन पैदा हुई है सारी राउंड, फिर इनकी आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस करवाया कैपिटल आर स्मॉल आर से। राउंड का राउंड से क्रॉस करवाया, लेकिन ये वो वाले राउंड हैं जो F1 में पैदा हुए हैं, ये वाले जो राउंड हैं। अब इनका आपस में क्रॉस करवाया। अब जाहिर है कैपिटल आर स्मॉल आर का जब क्रॉस होगा कैपिटल आर स्मॉल आर से, एक के गमीट को हम इधर लिख लें कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरे के गमीट को इधर लिख लें कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब देखिए जब कैपिटल आर और कैपिटल आर मिले तो राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर मिले तो राउंड, कैपिटल आर और स्मॉल आर मिले तो राउंड, और स्मॉल आर और स्मॉल आर मिले तो रिंकल्ड। तो जो रेशियो आई तीन जो हैं वो 3:1 की रेशियो आई है। 3 राउंड पैदा हुए और 1 रिंकल्ड। और जो 3 राउंड पैदा हुए हैं उसमें से एक कैपिटल आर है यानी ट्रू ब्रीडिंग है। 2 जो राउंड हैं वो ट्रू ब्रीडिंग नहीं है वो भी राउंड लेकिन ट्रू ब्रीडिंग नहीं, क्योंकि जब कैपिटल आर की सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी सिर्फ राउंड ही पैदा होंगे, लेकिन जब कैपिटल आर स्मॉल आर की सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी तो राउंड भी पैदा हो सकते हैं, रिंकल्ड भी। और ये जो स्मॉल आर ये रिंकल्ड, ये 3:1 की रेशियो आई। ये है ट्रेट कौन सा था, सीड शेप। और हमने उसके आर और स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर से इनको ज़ाहिर किया। ये तो होगी एक खसूसियत। मेंडल ने 7 खसूसियात स्टडी की थी, ये आपके सामने। सीड शेप, उसमें देखे 3:1 की रेशियो आई। उसको हर खसूसियत में ही 3:1 की रेशियो मिली। एक खसूसियत डोमिनेंट थी, दूसरी खसूसियत रिसेसिव थी। एक को वो कैपिटल साइन देता था, दूसरे को स्मॉल साइन। जैसे येलो और ग्रीन में येलो को कैपिटल जी दे दिया, ग्रीन को स्मॉल जी दे दिया, क्योंकि जब येलो और ग्रीन का क्रॉस करवाया था तो येलो पैदा हुए थे और अगली नस्ल में 3:1 की रेशियो थी, 3 येलो थे और 1 ग्रीन था। इसी तरह 3 इन्फ्लेटेड 1 कंस्ट्रिक्टेड, 3 ग्रीन 1 येलो 3 पर्पल, ये 3:1 की रेशियो आई हर खसूसियत में। तो ये उसके ना एक्सपेरिमेंट्स का एक तरीक़ाकार था मेंडल का कि उसने मैटर के ऊपर तजर्बात किए और कैसे तजर्बात किए। फिर इन तजर्बात की बुनियाद पर उसने कवानीन बनाए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि ये कानून कैसे बने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस टॉपिक को गौर से समझना है। इसमें जस्ट आपको आउटलाइन दी है कि मेंडल ने क्या काम किया था, किस पौधे पे किया था, क्यों किया था, और तजर्बात में कैसे उसको क्रॉस करवाता था और ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज़ कैसे यूज़ करता था। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप इनबॉक्स में लाजिम मैसेज करें व्हाट्सएप पे। मैं इंशाल्लाह जब भी मैसेज पढ़ता हूँ आपको ज़रूर उसका रिस्पॉन्स देता हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।